हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं बच्चों। आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रिक्शन। आज उसका पहला दिन है, हमारा फर्स्ट पीरियड है। फ्रिक्शन की डिफाइन हम लोग फोर्स एंड प्रेशर के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पूरा चैप्टर ही आपका पूरा फ्रिक्शन के ऊपर है, इसलिए फिर से हम डिफाइन की बात भी करेंगे और फ्रिक्शन के टाइप्स भी की बात करेंगे आज, और फैक्टर्स विच अफेक्ट द फ्रिक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, उनकी बात भी करेंगे। पहले फ्रिक्शन क्या है फिर से एक बार समझते हैं। फ्रिक्शन से मतलब है कोई भी दो सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स। दो सरफेस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर मूव होना चाहता है तो एक फोर्स लगता है अब मोशन के अपोजिट में, उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। यानी बॉडी जो है, मान लीजिए कि जैसे मेरे पास ये डस्टर है, इसके ऊपर मैं ये रखा हूं, इसको मैं यहां से यहां लाना चाहता हूं। अभी दोनों रुके हुए हैं, ये भी रुका है, ये भी रुका है। इन दोनों के बीच में अभी फिलहाल भी फ्रिक्शन का फोर्स है, जो इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है सेम, जिसकी वजह से ये रुका हुआ है। न तो इधर जा रहा है, न तो इधर जा रहा है। लेकिन अगर मेरे को इधर मूव करना है तो मैं इसको पुश करता हूं ऐसे, देखिए अब जा रहा है ये आगे। लेकिन मेरे को फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि ये जो डस्टर देख रहे हो आप, ये इसके मोशन के अपोजिट में फोर्स लगा रहा है। मैं उधर ढकेल रहा हूं तो ये इधर फोर्स लगा रहा है। अगर ये इधर नहीं लगाता है तो मुझे फोर्स लगाने की जरूरत नहीं थी, एक बार केवल अगर पुश कर देते तो चलता ही जाता। तो ये जो दो सरफेस हैं, जो दो सरफेस के बीच में फोर्स लगता है, उसी को हम नाम देते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फोर्स ऑफरिंग बाय अ सरफेस ऑन अनदर सरफेस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। यानी डिफाइन लिखते हैं अगर हम लोग फ्रिक्शन की, फोर्स ऑफरिंग बाय a surface on another surface opposite to the direction of मोशन के डायरेक्शन के अगेंस्ट फोर्स ऑफरिंग बाय अ सरफेस ऑन अनदर सरफेस। दूसरे सरफेस पर लगने वाला फोर्स, किधर? सरफेस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। बच्चों, बात करते हैं हम फ्रिक्शन फोर्स का रीजन क्या है। रीजन क्यों फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है? इट इज ड्यू टू इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस। सरफेस जो है अनइवन है, इरेगुलर है, एक जैसा स्मूथ नहीं है। तो फ्रिक्शन फोर्स is due to irregularities सरफेस के इरेगुलरिटीज की वजह से। जैसे मान लीजिए मैं एक सरफेस, एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, इसका ये सरफेस जो है मैंने सीधा रखा, स्ट्रेट, ये देखिए सीधा, जबकि ये रियल में एकदम स्ट्रेट स्मूथ नहीं है। माइक्रोस्कोप की हेल्प से अगर देखे हुए ये सरफेस कैसा नजर आएगा, ये ऐसा, यही सरफेस ऐसा है। ये रेगुलर सरफेस नजर आ रहा है लेकिन रेगुलर है नहीं। ये कैसा सरफेस है?
इरेगुलर। कैसा सरफेस है? इरेगुलर सरफेस है। ऐसा कब नजर आएगा? जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर इस सरफेस को देखेंगे। ठीक, ये जो इरेगुलरिटीज है, जिन दो सरफेस के बीच में कम होगी वहां फ्रिक्शन कम लगेगा, जिनमें इरेगुलरिटी ज्यादा होगी उनमें फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। जिससे मान लो एक्चुअल में ये सरफेस एक तरह से हमारी अंगुलियों के जैसा होकर दिखती है, और मान लो एक सरफेस ये, दोनों एक दूसरे में लॉक हो गए। देखिए दोनों क्या हो गए? लॉक हो गए। और मेरे को आगे निकालना तो बहुत ताकत लगानी पड़ेगी इसमें, तब जाके निकलेगा। ऐसे बच्चों जब दो सरफेस को मिलाते हैं, जरा समझा रहा हूं मैं आपको। जब एक सरफेस पे दूसरा सरफेस रखते हैं हम लोग, तब दोनों इरेगुलर सरफेस मिलके लॉक हो जाते हैं। देखिए एक सरफेस ये और दूसरा सरफेस मान लीजिए ये है, दो बॉडी है। इनको अगर मैं जब एक दूसरे पे रखूंगा तो ये कैसे लॉक हो जा रहे हैं? देखिए जरा। ये इंटरलॉक हो गया एक दूसरे से। इंटरलॉक होने की वजह से अगर मैं इसको आगे ढकेलना चाहूं, इस तरफ ले जाना चाहूं, फोर्स लगाऊं इस डायरेक्शन में, तो ये इजीली नहीं जाएगा। इसको कौन रोक रहा है? ये सरफेस रोक रहा है। ये अगर ये इधर मोशन चाहता है तो ये इसको किधर रोकेगा? इस डायरेक्शन में रोकेगा, अपोज करेगा। ये इस फोर्स को अपोज करेगा। यही अपोजिट जो फोर्स है, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स। अगर इस बॉडी को मैं इस तरफ धक्का दूं तो इसको अपोज करने वाला कौन सा सरफेस है? ये। तो ये हो गया अपोजिट फोर्स, है फ्रिक्शन फोर्स है। और किसके वजह से हो रहा है? इरेगुलरिटी, सरफेस के इरेगुलरिटीज की वजह से हो रहा है। ठीक, तो फ्रिक्शन फोर्स किसके वजह से है? इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस की वजह से, अनइवन सरफेस की वजह से। क्या बोलेंगे? अनइवन सरफेस की वजह से। बच्चों अब इसके टाइप्स देखते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। पहली बात हो रही स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बिटवीन टू स्टैटिक ऑब्जेक्ट। स्टैटिक का मतलब जो रुके हुए हैं, स्टॉप्ड। जैसे मान लीजिए ये रुका हुआ मोशन में नहीं है, ये भी रुका हुआ मोशन में नहीं है। इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, दैट इज द नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, और दूसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब हो गया एक सरफेस पे दूसरा, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया, इसके ऊपर जो है ये पेन रखा हूं, अब इसको मेरे को आगे ले जाना है, तब इसको मैं चला रहा हूं। अब चलते हुए इसमें जो है, इसके ऊपर जो है फ्रिक्शन बहुत कम लगेगा और मेरे को कम फोर्स लगाना पड़ेगा, चलेगा। ठीक, या इसको मैं मान लीजिए ये रखा हुआ है, इसको मुझे आगे स्लाइड करना है तो मेरे को पुश करना पड़ेगा, और चलने लग गया तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। कारण जब मूविंग बॉडी अगर एक बार चल रही है
तो उसके ऊपर हमको फोर्स लगाने की कम जरूरत है, लेकिन जब रुकी एक बार स्टार्ट करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। इसका रीजन ये है कि जो रुकी हुई दो ऑब्जेक्ट के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है, इट इज द मोस्ट, सबसे ज्यादा है। यहां लिख सकते हैं इट इज द मोस्ट, सभी फ्रिक्शन से ज्यादा है। और ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है। क्यों? बिकॉज सरफेसेस डू नॉट गेट टाइम टू इंटरलॉक कंप्लीटली। सरफेस जो है जब तक एक चीज को दूसरी चीज पे रख करके छोड़ ना दें, इसको रख के छोड़ दो तो दोनों के सरफेस एक दूसरे में इंटरलॉक हो गए। लेकिन अगर ये चल ही रहा है, एक बार मूव कर दिया, तब ये इंटरलॉक होने में इनको टाइम ही नहीं मिल रहा है पूरी तरह से इंटरलॉक हो जाए, आधे अधूरे इंटरलॉक हो रहे हैं। जैसे अगर मैं इसे समझो, अगर मैं इसके ऊपर ऐसे चलाता रहूं तो देखिए पूरा लॉक नहीं हो पा रहे हैं, चल रहा है तो, और अगर छोड़ दूं तब ये लॉक हो गए, और चलाता रह रहा हूं तो पूरी तरह से थोड़ा रुक रुक करके चल रही है। मोशन में इंटरलॉकिंग पूरी नहीं हो पा रही है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब हो गया फ्रिक्शन ऑन अ मूविंग से मतलब स्लाइड होना, स्लाइडिंग body. It is less than static friction. स्टैटिक फ्रिक्शन से ये कम है। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन से ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है बच्चों, थोड़ा सा कम है। स्टैटिक फ्रिक्शन यहां लिख देता हूं मैं, बिकॉज ऑब्जेक्ट डू नॉट गेट ज्यादा ऊपर हो गया, friction because object do not get sufficient time to interlock। दोनों को इंटरलॉक होने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता है, इसलिए जो है जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो कम होता है। ये फ्रिक्शन मैंने यहां ले लिया बच्चों, यहां जाइए, यहां के बाद सीधा यहां, तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब एक चलती हुई चीज दूसरे के ऊपर, जब ये मोशन के स्टेट में तब उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब एक तीसरा आ रहा है रोलिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऑफरिंग बाय अ सरफेस on a rolling body। अब रोलिंग बॉडी से मतलब मूव हो रही है बॉडी, लेकिन जो व्हील टाइप में हो, सिलेंड्रिकल शेप में हो, वो जब मूव करते हैं तो उनको रोलिंग कहते हैं। जैसे ये पाइप है, देखिए ये जो पाइप है, ये पाइप अगर ये इसके ऊपर चलाता हूं मैं, इसके ऊपर चला रहा हूं मैं, देखिए रोल कर रहा है, अपने आप भाग रहा है, ये देखिए ये थोड़ा सा लगाने पर अपने ये रोल कर रहा है। तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम, कारण समझ रहे हो,
क्योंकि इन दोनों का कांटेक्ट एरिया इसका और इसका बहुत जरा सा थोड़ा सा एरिया है। पूरी पाइप में जरा सा हिस्सा जो इतना सा जो है कांटेक्ट में आ रहा है, इसलिए इनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो बहुत कम है। ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन इज लिस्ट, रोलिंग फ्रिक्शन इज द लिस्ट। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, क्यों? बिकॉज द कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन टू सरफेस इज द लिस्ट, बिकॉज कॉन्टेक्ट एरिया बिटवीन टू सरफेस इज द लिस्ट। सबसे कम कांटेक्ट एरिया रह रहा है दोनों के बीच में। और एक वो भी रीजन है, बॉडी इज इन मोशन और सरफेस डू नॉट गेट सफिशिएंट टाइम फॉर इंटरलॉक होने के लिए भी उनको सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता है। और दूसरा कि उनके बीच का जो कांटेक्ट एरिया बहुत कम है। बच्चों, ये 3 टाइप्स के हमने पढ़ लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। तीन तरह के आपने फ्रिक्शन देख लिया, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जब एक चीज दूसरे बॉडी पे जब से एक चीज जो है दूसरी चीज पे रखी गई है ना, इस समय कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ये चल रही हो, मूव कर रही हो, तब कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जब कोई चीज इसके ऊपर रोल कर रही हो, ऐसे देखिए गोल गोल घूम रही है पहिए के जैसे, तब कौन सा? ये रोलिंग फ्रिक्शन। तीनों मतलब समझ आ गया? रुकी हुई है, कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक। अब ये चल रही है ऐसे, देखिए पुश करना पड़ रहा है मेरे को, ऐसे पुश करना, तब कौन सा फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लेकिन अगर इसका रोल गोल पाइप के जैसा या पहिए के जैसा सरफेस रख दें, अब ये जब रोल कर रही है तब कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर? सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। उससे कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर? अब इनके हम देखते हैं बच्चों कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? उनमें अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो सबसे पहले जो है इनका बात हम कर रहे हैं स्मूथनेस एंड रफनेस ऑफ द सरफेस। नंबर 1, स्मूथनेस। बच्चों, स्मूथनेस एंड रफनेस of the surface. Smooth surface offer less friction, rough surface offers more friction. Smooth surface offer less friction और rough surface offer more फ्रिक्शन। रफ सरफेस होगा तो उसका फ्रिक्शन ज्यादा होगा और स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन कम होगा। क्लियर? तो ये उनके सरफेस पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए 2 सरफेस दिखा रहा हूं मैं,
एक ये सरफेस देखो कितना स्मूथ है, और एक ये सरफेस देखो, ये दोनों में से ज्यादा फ्रिक्शन किस पे लगेगा? इस पे लगेगा, क्योंकि ये सरफेस रफ है। मैं हाथ भी चला रहा हूं तो मुझे बहुत ताकत लगानी पड़ रही है इसके ऊपर, और इसके ऊपर इजीली जा रहा है। जैसे मान लो मैं इसके ऊपर अगर ये व्हील जैसा रखूं इसके ऊपर, तो इजीली देखिए रोल भी करने लग जाएगा। लेकिन इस पे रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, ये रोल नहीं करेगा। मेरे को जब पुश करूंगा तब ये रोल करेगा। ठीक है। और दूसरा रीजन आ रहा है कांटेक्ट एरिया। मोर कांटेक्ट एरिया मोर फ्रिक्शन। लेस कांटेक्ट एरिया लेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कांटेक्ट एरिया कम होगा तो कम फ्रिक्शन लगेगा, कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। जैसे मान लो जो पहिए होते हैं, व्हील होते हैं, वो जब जमीन पे चलते हैं तो बहुत थोड़ा सा एरिया ही जमीन के कांटेक्ट में होता है। लेकिन अगर उसी पहिए को खोल करके ऐसे लंबा कर दें तो बहुत लंबा एरिया कांटेक्ट में आ जाएगा। इसीलिए रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कांटेक्ट एरिया ज्यादा होता है, रोलिंग फ्रिक्शन में कांटेक्ट एरिया बहुत कम होता है। इसके बाद थर्ड फैक्टर आता है बच्चों प्रेशर। प्रेशर इसको समझने के लिए मान लीजिए कोई मैट है, चटाई है, उसको मैं खींच रहा हूं सरफेस पे, इजीली खींच लूंगा। लेकिन अगर उसी के ऊपर कोई एक बच्चा बैठ जाए फिर मैं खींचूं तो बच्चे का जो प्रेशर हो गया सरफेस पे, उसके वजह से फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया, तब मेरा खींचना आसान नहीं होगा। इसको भी लिखने जरा सा। When two surfaces are pressed harder, friction increases. When two surfaces are pressed harder, then friction increases. इससे फ्रिक्शन जो है बढ़ता है। एग्जाम्पल, ड्रैग अ मैट when nobody is sitting. Drag a mat when nobody जिस समय उसके ऊपर कोई भी बैठा हुआ नहीं है, when nobody is sitting. Again, drag when a boy is sitting. When nobody is sitting, then less friction. Then there is लेस फ्रिक्शन। तो वहां पर क्या होगा? फ्रिक्शन बहुत कम होगा। और फिर से ड्रैग करो, ड्रैग अगेन व्हेन अ बॉय इज सिटिंग। जब उसके ऊपर एक लड़का बैठा हुआ है। नाउ मोर फ्रिक्शन इज ऑफर्ड, तब ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा।
तब चटाई को खींचने में हमको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, जब अगर एक बच्चा आके बैठ गया तो चटाई को दबा दिया, उसने दबा दिया तो दोनों चटाई और फर्श के बीच में जो फ्रिक्शन है वो बढ़ गया। ठीक है, और चौथा बात आ रही है स्टेट ऑफ ए बॉडी। स्टेट ऑफ अ बॉडी, कोई बॉडी किस स्टेट में है, रुकी है, चल रही है, तो अगर वो स्टैटिक है तो ऑफर्स मोर फ्रिक्शन, स्लाइडिंग हो रही है ऑफर्स लेस फ्रिक्शन, रोलिंग हो रही है द लिस्ट फ्रिक्शन। तो स्टेट के ऊपर है। एग्जाम्पल, बॉडी इन रेस्ट offer less friction। ठीक, बॉडी इन रेस्ट ऑफर्स मोर फ्रिक्शन। रेस्ट में रहेगी तो ज्यादा फ्रिक्शन करेगी। स्लाइडिंग बॉडी ऑफर्स लेस फ्रिक्शन because it does not get enough time to interlock। इंटरलॉक होने के लिए उसको टाइम कम मिलता है। और तीसरा, रोलिंग बॉडी offers least friction। due to least contact area। उनके बीच का कांटेक्ट एरिया कम होता है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है। क्लियर है? देख ले ध्यान से। एग्जाम्पल, बॉडी इन रेस्ट ऑफर्स मोर फ्रिक्शन। जो बॉडी रेस्ट में है उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। स्लाइडिंग बॉडी ऑफर्स लेस फ्रिक्शन बिकॉज इट डज नॉट गेट एनफ टाइम टू इंटरलॉक। इंटरलॉक होने के लिए उसको कम समय पर्याप्त नहीं मिलता है। रोलिंग बॉडी ऑफर्स लिस्ट फ्रिक्शन ड्यू टू लिस्ट कॉन्टेक्ट एरिया। तो बच्चों, ये 4 फैक्टर हो गए जो कि जिनके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। पहली बात तो अपन ने बताई कौन सी, रफनेस एंड स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। दूसरी बात जो करी हम लोगों ने, प्रेशर। दूसरी कौन सी, प्रेशर की बात हुई। तीसरा, कॉन्टेक्ट एरिया। और लास्ट, स्टेट ऑफ अ बॉडी। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।